कि तेंदुआ ऊपर पहाड़ी पे है और पहाड़ी पे जाना मना है। ये मेरी जर्नी का तीसरा एपिसोड है और इस एपिसोड में मैं 3 जगह कवर करने वाला हूँ, सांची, उदयगिरी और सागर। पर भोपाल से नेपाल तक की इस पूरी सीरीज में और मेरी जिंदगी के लिए भी ये एपिसोड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं आकर मैं एक ऐसा सबक सीखने वाला था जो शायद मेरी लाइफ का रुख बदल दे। भैया 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 सांची। तो दोस्तों, अभी निकल रहा हूँ मैं सांची के लिए, जो कि भारत के सबसे इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट में से एक है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। भोपाल से सांची लगभग 46 किलोमीटर दूर है। बाय रोड 1 से 1.5 घंटा लगता है। आप चाहे तो ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं। बस और ट्रेन दोनों का फेयर काफी अफोर्डेबल है। यार सांची में मुझे बस ने ना उतारे हुए लगभग आधा पौन घंटा हो गया है और तभी से मैं एक चाय की टपरी पे बैठ के ना होटल्स देख रहा था ओयो एप्लीकेशन पे। बट ओयो पे तो कोई रूम्स ही अवेलेबल नहीं आ रहे थे। फिर मुझे एक भैया ने बताया वहाँ पर, फिर उन्होंने ही मुझे बोला कि यहाँ से थोड़ा सा 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीपल होटल्स अवेलेबल हैं। तो वही देखने के लिए जा रहा हूँ मैं। ओ भाई फाइनली 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद मुझे ये रूम मिला है, वो भी बिना एसी का। 700 रुपये का ये रूम मिला है। चलो इसमें गीजर भी है, ये चलो ठीक रूम है यार, 700 रुपये में। रोज के नए स्ट्रगल है यार। कल गीजर नहीं चल रहा था होटल में, आज यहाँ देखो आप कैसे मर मर के पानी आ रहा है। दूसरा जेट पाइप में पानी देखो आप। सर्वे नहीं है, शूट कर रहा हूँ यूट्यूब के लिए। अंकल को लग रहा था कि सर्वे कर रहा हूँ मैं। तो गाइस फ्रेश हो गए, नहा लिया, धो लिया। धोने का ये मत पूछना कि कैसे धोया। और अभी सांची स्तूपा के लिए जा रहा हूँ मैं। मुझे यहाँ पर कोई शेयरिंग रिक्शा एंड ऑल कुछ नहीं दिख रहा है यार। तो अभी मुझे लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा वहाँ तक की। डीजल खत्म होगा भागो। ये गाड़ी भी मेरी है। हाँ सही है भाई। कितनी गाड़ी है आपके पास? भैया 3 गाड़ी है। सही है यार, 3 गाड़ी है आपके पास। तो यहाँ से टिकट लेना है हमें। ये है टिकट बुकिंग हाउस सांची स्तूपा के लिए। और टिकट दे दीजिए एक। हाँ जी 40 ऑनलाइन ले लेंगे। ऑनलाइन राइट साइड स्कैनर, उस पर ऑनलाइन टिकट बना लीजिए। किस तरफ? इधर पे राइट वाले जिस पे मॉन्यूमेंट। यार ये भी काफ़ी ऊपर था, जो मैं पैदल नहीं आया भाई। तो बात अगर सांची की करनी है तो शुरुआत होती है बुद्धा से। एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, पर जिसके अंदर मानो सब कुछ खाली था। बुद्धा ने हमें ये नहीं सिखाया कि जिंदगी में क्या पाना है, बल्कि ये सिखाया कि छोड़ना कैसे है। तो उसी राह पे चलते हुए जब सम्राट अशोक जंग जीत कर भी सब कुछ हार गया था, और जब उसने खून खराबे से तौबा की, तो शांति को यादगार बनाने के लिए सांची जैसे स्तूपा बनवाए। ये जो महास्तूपा है, इसके अंदर बुद्धा के अवशेष रखे गए थे ताकि याद रहे सब कुछ नश्वर है।
इस स्तूपा के चारों तरफ घूमना सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, इसका मतलब है अपने ईगो को सेंटर से हटाकर सच के इर्द गिर्द चलना। जिंदगी भी शायद ऐसी ही होती है, हम खुद को सेंटर में मान लेते हैं और फिर भटकते रहते हैं। यहाँ 3 बड़े स्तूपाओं के अलावा कई सारे छोटे छोटे स्तूपा हैं जहाँ भिक्षु रहते थे, दुनिया के शोर शराबे से दूर साधना करते थे, प्रार्थना करते थे। यहाँ के तोरान द्वार बिना एक शब्द बोले पूरी कहानी सुना देते हैं, जन्म, संघर्ष और मुक्ति की। हर नक्काशी एक रिमाइंडर है, सब कुछ गुजर जाता है। और मैं यहाँ खड़ा हूँ अपनी जिंदगी के एक बड़े डिसीजन के बाद। जॉब छोड़ दी, कंफर्ट छोड़ दिया और एक जर्नी शुरू की। मुझे लगा मैं दुनिया देखने निकला हूँ, पर सांची आकर समझ आया मैं खुद को समझने निकला हूँ। यहाँ के विहारा, मंदिर, खुले आंगन, सब कुछ अधूरा सा है, पर शायद इसी अधूरेपन में पूरी जिंदगी छुपी होती है। यार मैं तीसरे स्तूपा को ढूंढ रहा हूँ। इन्होंने बोला था 200 मीटर जाके है अंदर। यहाँ पर मैं आ तो गया हूँ यार, बहुत चल के पता नहीं किधर है। बहुत देर तक तीसरे स्तूपा की तलाश करने के बाद भी मुझे तीसरा स्तूपा नहीं मिला। अब काफी देर हो चुकी थी और मुझे निकलना है अब उदयगिरी के लिए। उदयगिरी में 20 कैब्स है। 20 केव्स है। हाँ, पीछे जा रहा है ऑटो। नहीं जाएगी। हाँ। और उसके बाद में एक व्यू पॉइंट है जो ऊपर से देखते हैं नजारा, हाँ। तो वो अभी बंद है। ऐसे कितने लोगों पैसे की बात कर रहे हो यार तुम? उदयगिरी का 400 रुपया। अरे मत तो करो, 300 रुपये हो आपको जाएगा। 2 घंटा रुकना है, 1 घंटा रुको 300 दे देना मेरे को। चलो ठीक है। आप बिहार में ही है कहीं? आप 1 घंटा रुको 300 दे देना। ऑटो वाले भैया मस्त पुराने गाने बजा रहे थे। काश कॉपीराइट का सीन नहीं होता, फुल वॉल्यूम में प्ले करता। एनीवेज, सांची से उदयगिरी के लिए निकल गए हैं। उदयगिरी है सांची से 10 से 12 किलोमीटर दूर। हम ऑटो वाले भैया को देंगे 400 रुपये 2 घंटे वहां रुकने के, और भैया हमें वापस भी लेके आएंगे। सांची आए हो तो उदयगिरी जाना बिल्कुल मत भूलना। तो यार टिकट ले लिया है उदयगिरी की केव्स के लिए। 20 रुपये का टिकट था, कैश था नहीं मेरे पास, तो ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ा मुझे। तो यूपीआई से आराम से टिकट बुक हो गया था ऑनलाइन। टिकट दिखा के एंट्री कर ली है। हाँ, गार्ड साहब बता रहे हैं कि तेंदुआ ऊपर पहाड़ी पे है और पहाड़ी पे जाना मना है। 2-3 महीने से तेंदुआ है ऊपर, दिखा है लोगों को, लेकिन नीचे वो आया नहीं है अभी तक, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया है। तो हमें तो पहाड़ी पे जाना नहीं है, हम नीचे ही रहेंगे। और अगेन यहाँ पर मना कर दिया उन्होंने कि ट्राईपॉड को नीचे नहीं रखना है, आपको शूट करना है, ऐसे सेल्फी स्टिक लेके आप शूट कर लो। जैसे ही आप उदयगिरी की केव्स के लिए एंटर करते हो, आपको ये पत्थर की दीवारें और दरवाजे दिखेंगे जिन पर इंस्क्रिप्शंस हैं, नाम, श्लोक और वो कहानियां जो पत्थर पर लिख दी गई थी ताकि वक्त इन्हें मिटा ना सके। सोचिए, जब ये लिखा जा रहा था तब ना कैमरा था ना मोबाइल, सिर्फ एक बिलीव था कि जो लिखा जा रहा है वो याद रखा जाएगा। सो गाइज, ये है उदयगिरी केव्स। आज से लगभग 1600 साल पहले गुप्ता डायनेस्टी का एक नया चैप्टर लिखा गया था। और ये चैप्टर सिर्फ राज्यों का नहीं था, ये चैप्टर था विचारों का, धर्म का और शक्ति का। यही इन पहाड़ों के बीच गुप्ता साम्राज्य ने अपनी पहचान पत्थर पर लिखी। ये उदयगिरी केव्स सिर्फ गुफाएं नहीं, ये भारत के उस दौर की कहानी है जब कला, धर्म और राजनीति एक साथ सांस ले रहे थे। यहाँ मिलती है ब्राह्मणिचल हिंदुइज्म की शुरुआत, यहाँ मिलती है विष्णु के अवतारों की पहली शिल्पकला, और यहीं से गुप्ता सम्राटों ने अपनी शक्ति का धार्मिक रूप दिया। सबसे खास बात ये वो जगह है जहाँ विष्णु का वराह अवतार पहली बार इतने भव्य रूप में दिखाया गया। वराह ने पृथ्वी को पाताल से जैसे उठाया, वैसे ही गुप्ता साम्राज्य भी भारत को एक आइडेंटिटी दे रहा था।
पुराण कहते हैं जब हिरण्यक्षा ने पृथ्वी को पाताल में डुबा दिया था, तब विष्णु ने वराह रूप धारण किया। गहरा समुद्र चीर कर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और फिर से संतुलन स्थापित किया। यह सिर्फ एक कथा नहीं, ये याद दिलाने के लिए था कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, उठ खड़े होने की ताकत हमेशा होती है। यहाँ वराह युद्ध के बाद विष्णु शांत हो जाते हैं, शेषनाग पर विश्राम करते हुए। संदेश साफ है, जब तुम अपना फर्ज पूरा कर लेते हो, जब तुम गिरी हुई चीज को संभाल लेते हो, तब लड़ना नहीं, रुकना, सांस लेना और संतुलन बनाना भी जरूरी होता है। सो गाइज उदयगिरी से निकल रहा हूँ मैं अभी यहाँ पर और वापस होटल जाऊँगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, उदयगिरी मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था, बट ऑटो वाले भैया ने मुझे बताया कि उदयगिरी के पास में ही है, आपको जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आया एंड जो कुछ भी पता लगा दैट वाज रियली अमेजिंग। श्री यार, मेरी ट्रेन है 11 बजे यहाँ साथी से सागर की, और मैंने जस्ट नींद अभी खुल रही और 10:15 बज रहा है। जल्दी से कहीं आया हो तो फटाफट देखता हूँ। ये जस्ट ट्रेन आ रही है, मैंने टिकट लिया है और ट्रेन जस्ट पहुंच रही है, प्लेटफॉर्म पे पहुंचा। 3-4 मिनट वेट की ट्रेन, थैंकफुली पहुंच गया मैं। अभी मैं निकल रहा हूँ सागर के लिए। लगभग 3-4 घंटे का सफ़र है। कल रात भर सेकेंड एपिसोड एडिट करता रहा, लेकिन फाइल एक्सपोर्ट होते वक्त बार बार एरर आ रहा था, तो एडिट भी नहीं हुआ और सोते सोते काफ़ी लेट हो गया। सुबह बस ट्रेन के टाइम से 30 मिनट पहले मेरी नींद खुली है और डर लग रहा था कहीं ट्रेन मिस ना हो जाए। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे लैपटॉप में भी ना स्पेस नहीं है और मेरा फ़ोन भी कम्प्लीटली फुल हो चुका है। नेट स्पीड इतनी स्लो है कि क्लाउड पे बैकअप होना भी पॉसिबल नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि यार क्या होगा आगे। सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला था, और तभी किसी ने आके बड़ी प्यार से गुटके की पिचकारी लगा दी। सागर आने के बाद मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरे आगे के 2 दिन इतने टफ होने वाले हैं। ना मैं सही से घूम पा रहा था, न काम कर पा रहा था। एडिटिंग में बार बार फाइल एक्सपोर्ट करने पर एरर आ रहा था और मैं पूरी तरह से स्टक हो गया था। सच कहूँ तो एक पॉइंट पे मैंने गिव अप करने का भी सोच लिया था, पर तीसरे दिन जब मैं होटल से निकला और एक शेयरिंग रिक्शा में बैठा, तब अचानक मुझे जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिला। कैसे हो गया था एक्सीडेंट आपका? हम में थे चढ़े थे काम करने के लिए। हाँ। इलेक्ट्रीशियन का काम करते, प्राइवेट जॉब करते थे। हाँ। तो वो सिर में करंट लगने से हम वहीं पे बेहोश हो गए। अच्छा। बेहोश होने के कारण हम नेट पे गिरे तो सिर फट गए। सिर फट गया? पूरे सिर फटने के बाद एक कूला भी टूट गया था। कितनी एज है आपकी? हमारी 37 वर्ष। हमने अपनी बाइक बेच दी, फ्रिज बेच दिया, नहीं पूरी गृहस्थी का सब कुछ बेच दिया। अब रोड पे आ गए तो हम 10-5 रुपये कोई दे देता, उसमें अपना परिवार चला रहे थे। और हमारे 3 बच्ची हैं। बच्ची है? हाँ, और सबसे छोटा हमारा एक बच्चा, जिनका भी भविष्य खराब हो चुका। दूसरी साल जा रही, उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ खराब हो गई, क्योंकि अब हम घर चलाने में असफल है, क्योंकि हम तो घर पे डले रहते। मनोज साहू से मिलकर समझ आया कि जिंदगी असल में कितनी मुश्किल हो सकती है, और मैं यहाँ सिर्फ इस बात पर क्रिप कर रहा था कि वीडियो एडिटिंग नहीं हो पा रहा, फाइल एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही। उस मोमेंट पे मुझे रियलाइज हुआ
कि शायद मैं बिना वजह रो रहा था, जबकि किसी और के लिए जिंदगी हर रोज एक स्ट्रगल हो सकती है। उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि SSD लेके डेटा ट्रांसफर करूंगा ताकि इस जर्नी को पूरी तरह से एंजॉय कर सकूं और एडिटिंग सफर खत्म होने के बाद करूंगा। ये है अटल पार्क, सागर शहर का एक शांत और हरा भरा हिस्सा। शहर की भीड़ भाड़ से दूर ये जगह लोग वॉक, फैमिली टाइम और सुकून के लिए आते हैं। इस पार्क का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया, जो भारत के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक अच्छे वक्ता, कवि और विचारक भी थे। उनकी बात करने का अंदाज और देश के लिए उनके विजन को आज भी लोग याद करते हैं। पार्क से गुजरते हुए थोड़ी देर के लिए रुककर सोचने का मौका मिलता है। शहर बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ नाम और सोच वक्त के साथ भी साथ साथ चलते हैं। और शायद इसीलिए अटल पार्क सिर्फ एक पार्क नहीं, बल्कि सागर के लिए यादों और शांति का एक छोटा सा कॉर्नर है। यह है वृंदावन बाग मंदिर, सागर शहर के वृंदावन बाग एरिया में स्थित। मंदिर का नाम वृंदावन होने की वजह से काफी लोग इसे कृष्णा मंदिर भी समझते हैं, लेकिन असल में यह मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित है। यहाँ माँ लक्ष्मी के गाजा लक्ष्मी रूप की पूजा का खास महत्व माना जाता है। लोकल परंपरा के मुताबिक यहाँ लगभग 300 सालों से गाजा लक्ष्मी पूजा की परंपरा चली आ रही है। आज भी ये जगह सागर के लोगों के लिए श्रद्धा और परंपरा का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनी हुई है। ये है लाखा बंजारा लेक, सागर शहर की पहचान और इसका दिल। इस झील का निर्माण किया गया था लाखा बंजारा के द्वारा, जो बंजारा समुदाय के एक परिचित व्यापारी और समाज सेवक थे। कहा जाता है कि कई 100 साल पहले इस झील को पानी की जरूरत को समझकर बनवाया गया था। आज भी ये झील सागर के लिए सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि शहर की लाइफलाइन है। सुबह की शांति हो या शाम की रोशनी, लाखा बंजारा लेक हर वक्त एक अलग सुकून देता है। कभी सागर आए तो इस झील के किनारे रुकना मत भूलिएगा, क्योंकि यही शहर अपनी कहानी चुपचाप सुना देता है। लेक से निकलने के बाद हम आ गए थे दरगाह पे, जो कि हजरत सैयद दाऊद मक्की चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है, जो सागर शहर की पुरानी और मशहूर दरगाहों में से एक मानी जाती है। स्थानीय रिवायतों के मुताबिक ये दरगाह कई दशकों से यहाँ मौजूद है और वक्त के साथ ये जगह लोगों के लिए दुआ और सुकून का मरकज बनती चली गई। आज भी रोजाना यहाँ शहर के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं, कोई दुआ के लिए, कोई मन की शांति के लिए और कोई सिर्फ इस जगह की रूहानी फिजा को महसूस करने के लिए। ये दरगाह सागर की गंगा जमुना तहजीब का एक अहम हिस्सा है, जहां अकीदे के साथ साथ खामोशी और सुकून को भी अहमियत दी जाती है। मैं भोपाल से हूँ, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, इसलिए सोचकर आया था कि सागर कोई छोटा मोटा शहर होगा। लेकिन सागर ने मुझे एक सबक नहीं दिया, इस शहर ने मेरी छोटी सोच को भी बदलने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि यहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, चौड़ी और साफ सड़कें हैं, खूबसूरत लेक है और हर जगह ग्रीनरी का एहसास है। कभी कभी हम बिना जाने बिना समझे लोगों और जगहों को जज कर लेते हैं, और शायद इसीलिए सफ़र ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जगह नहीं बदलते हैं, हमारी सोच बदलते हैं।